गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कल क्लास 8 का चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या निराश हुआ जाए। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। जा नहीं सकता। उसके बाद लेखक आगे कहते हैं, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि आजकल माहौल ही कुछ ऐसा बन गया है, यानी वातावरण ही कुछ ऐसा बन गया है कि जो लोग ईमानदार हैं और भोले भाले हैं और श्रम करके मेहनत करके अपना जीवन बिताते हैं, वो पिस रहे हैं, यानी वो कष्ट में अपना जीवन बिता रहे हैं। और जो झूठ बोलते हैं और धोखाधड़ी करते हैं, फरेब करते हैं, वो ज़्यादा फल फूल रहे हैं, यानी उनकी उन्नति हो रही है। ईमानदार लोगों को लोग क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। यानी जो लोग ईमानदार हैं, जिनके अंदर ईमानदारी है, उनको कैसे समझा जाता है? बेवकूफ़ समझा जाता है। और माना जाता है कि जो डरते हैं, भीरू मतलब डरने वाले, और बेबस मतलब जो लाचार हैं, जिनका किसी के ऊपर कोई वश नहीं है, उन लोगों के हिस्से में ही सिर्फ सच्चाई पड़ी है। यानी माना जाता है कि वही लोग सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं जो कि डरते हैं और जो लाचार हैं। तो ऐसी स्थिति में, यानी हमारे समाज की जो ये स्थिति होती जा रही है, ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य जो है, हमारे जीवन के जो ऊंचे अच्छे संस्कार थे, उनके बारे में लोगों की आस्था या लोगों का जो विश्वास है वो हिलने लगा है। यानी जो लोग पहले से मानते थे कि सच बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो ये सारे लोग जो हैं आजकल कैसे माने जाते हैं? कमज़ोर माना जाता है इनको, कि जो लोग सच बोलते हैं और जो चोरी नहीं करते, जिनके अंदर अच्छी आदतें हैं, उनको कैसा समझा जाता है समाज में? उनको डरपोक समझा जाता है। और जो इस तरह की चीज़ों को फॉलो नहीं करते, उनकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होती है, उनकी तारीफ़ें होती हैं। तो ऐसा होने की वजह से जो जीवन के अच्छे मूल्य हैं, सुंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में जो लोगों की आस्था थी, उनके बारे में लोगों का जो विश्वास था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके बाद लेखक ने अगले पैराग्राफ में भारतवर्ष की पुरानी संस्कृति के बारे में हमें थोड़ा सा बताया है। यानी आगे क्या लिखते हैं लेखक कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी लेखक क्या कहते हैं कि पुराने समय से ही हमने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। यानी भारतवर्ष के लोगों की दृष्टि कभी भी पुराने समय से ऐसी नहीं थी कि भौतिक वस्तुएं जैसे धन, पैसा, इनका संग्रह किया जाए, इन्हें जमा किया जाए, बल्कि यहाँ के लोग तो क्या जमा करते थे? अपने अंदर महान गुणों को जमा करते थे, अच्छी आदतों को जमा करते थे, और वो मानते थे कि मनुष्य के जो अच्छे गुण हैं, मानवीय गुण हैं, उन्हें अपने अंदर स्थिर रूप से, यानी हमेशा के लिए बैठाना चाहिए। और यही जीवन का चरम और परम लक्ष्य था। चरम मतलब सबसे ऊंचा और परम मतलब अंतिम। तो हमारे भारतीय समाज के जो पुराने लोग थे, उनके जीवन का लक्ष्य धन, वैभव, पैसा जमा करना नहीं था, बल्कि अपने अंदर अच्छे गुणों को स्थिर करना, अच्छे गुणों को विकसित करना था। उसके बाद लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये विचार मनुष्य में हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि वो मनुष्य है, भगवान तो है नहीं। इसलिए मनुष्य के अंदर लालच भी होगा, मोह भी होगा, क्रोध भी होगा। ये सारे विचार मनुष्य में स्वाभाविक है, यानी ये हमारे नेचर में है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होना आम बात है, मतलब स्वाभाविक है। और इनको प्रधान शक्ति मान लेना गलत है। यानी ये तो हमारे मनुष्य स्वभाव का एक हिस्सा है। इनको मेन चीज़ मान लेना, यानी इनको ऐसा मान लेना कि यही सब कुछ है, ये चीज़ गलत है। इनको हमें कैसा मानना चाहिए कि ये हमारे स्वभाव का एक हिस्सा है। इनको पूरा का पूरा स्वभाव इनके ऊपर ढाल देना गलत बात है।
और अपनी बुद्धि को और अपने मन को, यानी अपने दिमाग को, अपनी इंटेलिजेंस को और अपने दिल को इनके इशारों पर छोड़ देना। यानी हमारा दिल और हमारी बुद्धि किसके इशारों पे काम करने लगे? लोभ के, मोह के, जो बुरे गुण हैं इनके इशारों पर काम करने लगे। ये चीज़ गलत है, यानी इस आचरण को, यानी इस बात को फॉलो हमें नहीं करना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। फिर वो कहते हैं आगे कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब उपेक्षा का क्या मतलब होता है? उपेक्षा मतलब होता है अनदेखी करना। यानी लेखक यहाँ पर कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो हमारे अंदर गुण हैं वो तो हमारे स्वाभाविक गुण हैं, उनको हमें कभी भी मेन यानी प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए। और उन्हें कैसे करना चाहिए? हमेशा संयम के बंधन से बांध के रखना चाहिए। यानी हमें अपने गुस्से पर, लालच पर और इसके अलावा जो भी ये बुरे गुण हैं इन सब के ऊपर क्या करना चाहिए? संयम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, इनके ऊपर हमें अपना काबू रखना चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी गुण है, मानवोचित गुण, और क्या क्या होते हैं? भूख, इसके अलावा अगर हम कभी बीमार पड़ गए या फिर अगर कोई बुरे रास्ते पर जा रहा है तो उसे रोकना, तो इन सारी चीज़ों की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। यानी इन सारी चीज़ों की तो हम अनदेखी नहीं कर सकते। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना चाहिए ही चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई देना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमें दिख रहा है कि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाने का उपाय करना ज़रूरी है, लेकिन गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा लालच करना ज़रूरी नहीं है। जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सारी चीज़ें हैं ये ज़रूरी नहीं है, तो इनकी तो हम उपेक्षा कर सकते हैं, यानी इनकी हम अनदेखी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें संयम के बंधन से बांध सकते हैं। लेकिन जो इसके अलावा बाकी हमारे स्वाभाविक मानवोचित गुण हैं, जैसे भूख है, प्यास है, बीमारी है, इन सब के ऊपर हमारा कोई वश नहीं है, तो इनकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते, यानी इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और इनके अलावा जो दूसरे गुण हैं जो कि गलत हैं, उनकी हमें क्या करना चाहिए? उपेक्षा करनी चाहिए, इनकी उनकी अनदेखी करनी चाहिए और उन पर संयम रखना चाहिए।